molecular interaction. How many different types of molecular interaction? और अभी इस चैप्टर को कैसे पढ़ेंगे बच्चों, इसमें एक आध दूसरा टॉपिक ऐसा आ जाएगा ना हमें जो एक्चुअली हमारे किसी दूसरे चैप्टर में भी इंपॉर्टेंट पार्ट बना देता है। जैसे कि मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन में हमें टोटल 5 इंटरेक्शंस पढ़ने हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है डाइपोल डाइपोल, फिर है आयन डाइपोल, फिर है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, फिर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और सबसे लास्ट है वैन डर वाल्स फोर्स। हाँ, तो इसमें से हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल डाइपोल या आयन डाइपोल ये हमारे सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का भी पार्ट था, इफ यू रिमेंबर। तो अभी क्या करेंगे, सेट्स ऑफ मैटर तो पढ़ना ही है, बट एट द सेम टाइम बाकी चैप्टर्स के कुछ कॉन्सेप्ट जो आते हैं उसे रिकैपिटुलेट कर देते हैं। ठीक है, सो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन में सबसे पहला इज डाइपोल डाइपोल। अब ये जो डाइपोल होता है ये हमेशा परमानेंट इफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि HCl इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ डाइपोल एज वी नो। तो HCl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से क्लोराइड पार्शियल नेगेटिव एंड हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, ये HCl किसी भी स्टेट में रहने दो बच्चों। जैसे कि HCl यूजुअली गैस होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। जब ये गैस हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल जाता है। लेकिन इसी फैक्टर का, तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है बच्चों कि एक ऐसा टेम्परेचर जिसके नीचे, हाँ, जिसके नीचे अगर हम गैस को हाई प्रेशराइज करके रखेंगे तो वो गैस लिक्विफाई हो। हम प्रेशर बढ़ा देंगे उससे गैस की स्टेट में कोई चेंज नहीं आता। तो वो क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है ना, इस क्रिटिकल टेम्परेचर पे कोई भी गैस हम लिक्विफाई कर सकते हैं। हर एक गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो अलग अलग होता है। तो HCl को अगर हम लिक्विफाई करते हैं तो लिक्विड HCl में भी ये डाइपोल रहेगा, और अगर हम उस लिक्विफाइड HCl को सॉलिडिफाई कर देते हैं बाय रिड्यूसिंग टेम्परेचर तो उसमें भी वो डाइपोल कंटिन्यू होगा। तो डाइपोल होना ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या फिर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा क्यों होती है, तो उसका रीजन हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी पता है दैट क्लोरीन का न्यूक्लियर चार्ज हाइड्रोजन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है। तो वो इलेक्ट्रॉन पुलिंग इफेक्ट बताता है, जिससे हम लोग ऑर्गेनिक में क्या जानते हैं, माइनस आई इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो इस माइनस आई इफेक्ट की वजह से, या फिर हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, या फिर ग्रेटर पुल फॉर द इलेक्ट्रॉन की वजह से ये हो जाएगा एक डाइपोल। तो दूसरा HCl मॉलिक्यूल भी डाइपोल होगा और इन दोनों के बीच में बनने वाला बॉन्ड विल बी डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। लेकिन अगर हम कोई पोलार कंपाउंड या पोलार सॉल्ट हमने ऐड कर दिया पोलार सॉल्वेंट में तो हमें मिलते हैं आयंस, बराबर। जैसे कि NaCl सॉलिड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर गिविंग एक्वस फेज में Na प्लस एंड Cl माइनस आयन, लेकिन इंडिविजुअल Na प्लस के सराउंडिंग में हमें मिल जाता है H2O का डाइपोल, समथिंग लाइक दिस, विथ ऑक्सीजन एटम ओरिएंटेड towards Na, something like this. On the other hand, अगर हम लोग Cl माइनस आयन के बारे में सोचेंगे तो दो हाइड्रोजन Cl माइनस की तरफ एंड ऑक्सीजन अवे फ्रॉम इट, ये कुछ ऐसे मिलता है। और ये तो हमें पता है क्योंकि वाटर को भी अगर हम लोग इमेजिन कर लेंगे तो वाटर इटसेल्फ इज अ डाइपोल विथ both the hydrogen as partial positive and oxygen as partial towards positive ion. Most electropositive atom will be oriented towards negative ion. लेकिन ये क्या हुआ, Na प्लस और Cl माइनस ये दोनों हमारे लिए क्या है, आयंस।
और ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ये दोनों हमारे लिए क्या है, इस इंटरेक्शन को हम कौन सा इंटरेक्शन कहेंगे, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, समथिंग लाइक दिस। तो ये डाइपोल डाइपोल हुआ, या आयन डाइपोल हुआ। आयन डाइपोल होने के लिए कंडीशन ये है, थर्ड टाइप ऑफ इंटरेक्शन जो है इट इज एच बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड तो एक्सक्लूसिव केस था जब हमने सॉलिड स्टेट में देखा था, व्हेन हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विद एफ ओ एंड एन, जहां पे सारे नॉन मेटालिक आइटम्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैरी करेंगे। एंड रिमेंबर दीज थ्री कंपाउंड्स जो भी बनेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड से, दे आर हाईली पोलर वंस। ये हाईली पोलर का मतलब डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि NOF पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम राइट में आने वाले एलिमेंट्स है, साइज स्मॉलेस्ट होते जाएगी, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होते जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हाइड्रोजन नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन क्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा। सबसे हाईएस्ट तो HF में होता है, HF की डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होती है। ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो 4.0 यूनिट का होता है HF के मॉलिक्यूल में। देन fourth one is डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उसे पोलर बनाते हैं। तो लेट अस अज्यूम HOH, ये हमारे पास एक डाइपोल ऑलरेडी अवेलेबल है और इसके बाजू में हमने रख दिया H2 का मॉलिक्यूल विच शुड बी नॉन पोलर। लेकिन अगर इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट करना हो तो ये ऐसे ही न्यूट्रल स्टेट में नहीं बना सकता इंटरेक्शन। ऑक्सीजन के साथ उसे इंटरेक्ट करने के लिए हाइड्रोजन को, किसी भी एक हाइड्रोजन को पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करना पड़ेगा। तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करना इसका मतलब क्या है, तो HOH ये हो गया अपना डाइपोल जो ओरिजिनली प्रेजेंट है, और इसके साथ तो ये हाइड्रोजन अगर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है, हमें ये पता है केमिस्ट्री में कोई भी एटम या कोई भी मॉलिक्यूल हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहेगा। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन दैट न्यूट्रलिटी सेकंड हाइड्रोजन तब जाकर ये वाला इंटरेक्शन पॉसिबल होगा। लेकिन इस इंटरेक्शन को क्या बोलेंगे, वाटर तो पहले से ही डाइपोल है और ये जो नॉन पोलर था एंड द फिफ्थ वन इज वैंडरवॉल्स फोर्स। अब वैंडरवॉल्स फोर्स के बारे में सबसे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देन इट इज हाईली डोमिनेंट इन गैसेस, और डाउन द ग्रुप जो होता है पीरियोडिक टेबल में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, तो उनके बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो बढ़ते जाते हैं। और वो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का रीजन क्या है, तो वैंडरवॉल्स फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बढ़ते जाता है। तो बॉइलिंग के लिए सबसे पहले तो, लेकिन जितना हाईली रैंडम गैस मॉलिक्यूल होता जाएगा तो उतना वैंडरवॉल्स फोर्स ही बढ़ेगा, और वो ब्रेक करने के लिए हीलियम से लेकर डाउन द ग्रुप बॉइलिंग मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। कब
ओके, बस अनुज डन। I think he must have completed. We will move to the next one. Next we will study gas laws. गैस लॉ में हर एक लॉ का अलग अलग एक्सप्रेशन, तुम्हें एंट्रेंस के लिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं पहले वो भी देख लेते हैं, गैस लॉ पर बेस। ठीक है, सबसे पहले तो तुम्हारे गैस लॉ के लिए तुम्हें एक ट्रायंगल याद रखना है बच्चों, जिसे हम लोग बोलते हैं गैस पैरामीटर ट्रायंगल, जो है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। इफ यू नो पीवीटी, दे आर नोन एज स्टेट वेरिएबल्स, या फिर उसे हम लोग बोल सकते हैं गैस पैरामीटर्स। पी और वी का रिलेशन इज गिवन बाय बॉयल्स लॉ, वी और टी का रिलेशन इज गिवन बाय चार्ल्स लॉ, पी और टी का रिलेशन इज गिवन बाय गे लूसैक लॉ। ठीक है, अब बॉयल्स लॉ जब देंगे, वी और पी का रिलेशन टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, वी और टी का रिलेशन प्रेशर शुड बी कांस्टेंट, पी और टी का रिलेशन वॉल्यूम शुड बी कांस्टेंट। किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटीज का रिलेशन तो तीसरी फिजिकल क्वांटिटी शैल रिमेन कांस्टेंट। अब बॉयल्स लॉ जो है, एक्सप्रेशन क्या होता है, V इज इक्वल टू के। नाउ रिमेंबर, तुम्हें ना एंट्रेंस में क्या आता है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम फॉर बॉयल्स लॉ? कैन एनीवन टेल मी? I repeat my question. What is the product of pressure and volume for Boyle's law? क्या आंसर आना चाहिए इसका? एकदम ट्रिकी क्वेश्चन है ये। ईशान, कैन आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू? और तीर्थ? सर यस सर अनुज? P1 V1 इक्वल टू P2 V2। नहीं, वो रिलेशन हमें मिल जाएगा, दैट इज ओके अनुज। मैं पूछ रहा हूं कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट अगर ये एक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट एग्जैक्टली है क्या? एनर्जी। नो ईशान, इसका आंसर है ना इसी गैस ट्रायंगल में है। प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन जब दिया तो कांस्टेंट क्या था, टेम्परेचर ना। टेम्परेचर। तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट जो है ना, ये कांस्टेंट इज नथिंग बट उस टेम्परेचर की केल्विन की वैल्यू हमें मिल जाएगी एट गिवन प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट, ये होता है। ओके, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, अनदर फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ, या फिर P1 बाय P2 इज इक्वल टू V2 बाय V1। तीर्थ, इसी एक्सप्रेशन पर बेस्ड
हम थर्मोडायनामिक्स में क्या डिराइव करते हैं? तो उसका फॉर्म क्या था फिर? आगे एन 03 nRT log of V2 by V1 और P1 by P2। लेकिन ईशान, ये W मैक्स वाला जो इक्वेशन जो तीर्थ ने बोला अभी, इसके लिए कंडीशन क्या थी? देयर वाज वन कंडीशन एंड वन मोर, तीर्थ। Reversible. रिवर्सिबल, करेक्ट। लेकिन तीर्थ, अगर हमने गैस को एडियाबैटिकली एंड रिवर्सिबली एक्सपांड करना शुरू कर दिया तो क्या होगा? ये तुम्हारे फिजिक्स के थर्मोडायनामिक्स में भी है। हाँ, ये श्योर। मैं पूछ रहा हूं कि अगर, देखो मैं यहां पे लिखता हूं, W max is equal to -2.303 nRT log V2 by V1। ये आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए था, बराबर। अब मैं पूछ रहा हूं, अगर गैस को एडियाबैटिकली रिवर्सिबल एक्सपांड या कॉम्प्रेस हम लोग कर रहे हैं तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, ये पूछ रहा हूं। एक्चुअली हाँ, यस, यू कैन से दैट, या फिर सिंपली इट इज P1 V1 रेस टू गामा और P2 V2 रेस टू गामा। ये करेक्ट तीर्थ? ये हो सकता है। हाँ, ओके। देन अब ये बॉयल्स लॉ होने के बाद हम चार्ल्स लॉ पे जब जाएंगे तो चार्ल्स लॉ के लिए V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये तो हमें एक्सप्रेशन भी बताएगा। लेकिन तुम्हें एंट्रेंस में क्या आता है, 2 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ा, वॉल्यूम कितने से बढ़ेगा? तो तुम्हें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। आई रिपीट, 2 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ा, वॉल्यूम कितनी क्वांटिटी से बढ़ेगा? तो हम चार्ल्स लॉ के लिए जो है वो क्या पढ़ते हैं, दैट V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T और V बाई टी इज इक्वल टू K, ये पढ़ते हैं हम लोग। या फिर V1 बाई V2 इज इक्वल टू T1 बाई T2, ये भी पढ़ेंगे। लेकिन इफ वॉल्यूम at 0 degree Celsius is V0, then volume at 1 degree Celsius will be V0 plus 1 upon 273.15 times of V0. At 2 degrees Celsius, V0 plus 1 by 273.15 times of V0 plus once again 1 by 273.15 times of V0। मतलब एवरी डिग्री राइज के साथ हमारा वॉल्यूम 1 बाई 273.15 टाइम्स इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, इस अमाउंट में या इस प्रपोर्शन में हमेशा वॉल्यूम बढ़ेगा। इन शॉर्ट, अगर मैं V0 प्लस इन दोनों को एक साथ लिखूं तो 2 बाई 273.15 टाइम्स ऑफ V0 ये आ जाएगा। इसमें से अगर मैंने V0 कॉमन निकाला तो 1 प्लस 2 बाई 273.15 ये आ जाएगा। अब फाइनली ये V0 प्लस माइनस हो सकता है, ये वाला। ये प्लस माइनस क्यों? प्लस तभी होगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा, माइनस तब होगा जब टेम्परेचर घटेगा। तो एवरी डिग्री राइज will be increasing volume by this much of factor, every degree fall will reduce the volume by the same factor। ये बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ के लिए। कब डाउन फास्ट।
डन। अनुज, ईशान, हाँ सर। Done, sir. Done, sir. ओके। अभी इन दोनों के जो कर्व्स है ना, वो कर्व भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। बॉयल्स लॉ का कर्व और चार्ल्स लॉ का कर्व वन बाय वन देखते हैं, चाहिए तो। सबसे पहले बॉयल्स लॉ का जो कर्व है, इट इज V in liter and P in atmosphere। तो ऑब्वियस है पीवी प्लॉट एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्लॉट किया जाएगा, वेयर वॉल्यूम डिक्रीजेस ग्रेजुअली। बट इफ यू आर प्लॉटिंग प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम अगेन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, you will be having this one। ये उनके फिक्स्ड फॉर्मेट्स है ग्राफिकल प्लॉट के। इन दोनों को, बॉयल्स लॉ का जो कर्व होता है, उन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? दीज टू आर नोन एज आइसोथर्म्स। व्हाई आइसोथर्म्स? द कंडीशन वी हैव मेंटेन्ड इज कांस्टेंट टेम्परेचर। और अगर फाइनली बॉयल्स लॉ का हमने प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट वर्सेस प्रेशर इन एटीएम का प्लॉट ले लिया, तो इट विल रिमेन कांस्टेंट। ये तीनों बॉयल्स लॉ के लिए है। तो तुम्हें एक्चुअली एंट्रेंस में भी तुम्हें किसी भी एक पर्टिकुलर ग्राफ को दिया जाएगा एंड विच अमंग द फॉलोइंग विल बी रिप्रेजेंटिंग एग्जैक्ट बॉयल्स लॉ। तो ये तीनों बॉयल्स लॉ के कर्व तुम्हें पता होने चाहिए। Done. Okay. Then for Charles' law, चार्ल्स लॉ का जो हमारा एक्सप्रेशन था, दैट V by T is equal to K, based on that we have volume versus temperature is constant, provided this is at constant pressure, and hence चार्ल्स लॉ के प्लॉट को हम कहेंगे आइसोबार। अभी ये बॉयल्स और चार्ल्स लॉ तो हो गया। गे-लुसाक लॉ के लिए ना एक्चुअली क्या होता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब इसके लिए भी चार्ल्स लॉ के जैसा ही एक्सप्रेशन बनेगा, लेकिन वो कैसे वो देख लेते पहले। जहां पर चार्ल्स लॉ हमने छोड़ दिया था ना, वहीं से शुरू करता हूं। लेट्स से सॉरी, V1 is equal to V naught plus 1 by 273.15 of V0 आया था।
तो V2 must be V0 plus 2/273.15 टाइम्स ऑफ V0 आना है चाहिए। तो ऐसे करते करते VT must be V0 plus T/273.15 टाइम्स ऑफ V0, ये आ जाएगा। अब V0 अगर कॉमन निकालेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस T/273.15 बराबर। ये ब्रैकेट सॉल्व करने पर V0 273.15 प्लस ये T डिग्री सेल्सियस में दिया जाता है, लेकिन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर प्लस 273.15 का फैक्टर ऐड करना मतलब ही क्या, तो वी आर कन्वर्टिंग टेम्परेचर इन केल्विन। तो दिस इज T केल्विन, तो जिसे हम लोग लेंगे T ऑफ T अपॉन ये 273.15, तो 0 केल्विन, दैट इज T नॉट विच इज VT। तो ये बन जाएगा VT अपॉन V0 इज इक्वल टू T ऑफ T अपॉन T0। ये इंडिकेट करता है हमें दैट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, बराबर। और वन मोर, अब यहीं से गेल-लुसाक लॉ कैसे डिराइव कर सकते हैं? तो एज आई सेड, गेल-लुसाक लॉ भी ये बताता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो जिसका मतलब हुआ गेल-लुसाक लॉ के लिए P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब वो आइसोकोर हो जाएगा हमारे लिए, बराबर। लेकिन ये वाला जो एक्सप्रेशन है P T इज इक्वल टू P नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस T अपॉन 273.15 टाइम्स ये वाला, बराबर। तो PT अपॉन P नॉट इज इक्वल टू T ऑफ T अपॉन T नॉट, हेंस इंडिकेटिंग P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। और इसका जो प्लॉट होगा प्रेशर इन ATM, टेम्परेचर इन केल्विन, तो हमें पासिंग थ्रू जीरो वाले बहुत सारी लाइंस मिल सकती है। लेट्स से दिस इज फॉर वॉल्यूम V1, V2, V3, V4, लेकिन इसमें भी इंडिकेशन क्या होगा? V1 इज लेस देन V2, लेस देन V3, लेस देन V4, ये अपना कंक्लूजन होता है। तो तुम्हें एक्चुअली क्या पूछा जाएगा? तुम्हें ये प्लॉट दिया जाएगा, ये कंडीशन दी जाएगी, तुम्हें ऑर्डर निकालनी होती है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये वाला। तो बेसिक ग्राफ में जितना हाइयर स्लोप रहेगा, वॉल्यूम जो है उतना ही कम रहना चाहिए उस केस के लिए। ओके, Done, sir. नाउ द नेक्स्ट वन इज गेल-लुसाक लॉ होने के बाद हमारा जो एवोगैड्रोस लॉ है, जो बहुत ही मतलब हम लोग उसे घिस घिस कर आ चुके हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N,
equal volumes of all gases contains equal number of molecules at STP, that is standard temperature and pressure, correct? तो जिसका मतलब होगा कि at STP 1 mole of every gas will be containing same number of molecules, बराबर? अब इन तीनों गैस इक्वेशंस को, एक्चुअली गैस लॉस को जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो हमें एक गैस इक्वेशन मिला था. वी ऑल नो दैट इट वाज आइडियल गैस इक्वेशन, बराबर. लेकिन अब एंट्रेंस को लेकर, सीईटी को लेकर, स्टेट्स ऑफ मैटर, एचएससी टेक्स्ट बोर्ड का जो कॉन्टेक्स्ट है उतना है. जो हमने अपने पोदार में 11th में जो गैसियस स्टेट किया था उसमें लगभग सब कुछ कवर किया है. नाउ वी आर रिवाइजिंग इट. लेकिन कॉम्प्रेसिबिलिटी का फैक्टर जो है, या फिर रियल गैस इक्वेशन, या फिर जिसे हम लोग वैंडरवॉल्स इक्वेशन भी बोलते हैं, वो वैंडरवॉल्स इक्वेशन तुम्हारे स्टेट बोर्ड के हिस्से का, मतलब सीईटी का पार्ट नहीं है. तो हमारे थोड़ा रिलीफ है कि वैंडरवॉल्स इक्वेशन में ए और बी, वैंडरवॉल्स कांस्टेंट क्या होते हैं, या फिर वो क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होते हैं, उसके फॉर्मूले, ये अब हमें नहीं करना, वो बिट सैट के लिए करना है, ठीक है? क्योंकि बिट सैट का सिलेबस लगभग आईआईटी का ही है, तो वो बाद वाले लेक्चर में देखेंगे. फॉर अ टाइम बिंग अब कंबाइनिंग गैस लॉज अगर करते हैं, अगर हम लोग करेंगे तो पीवी इज इक्वल टू आरटी, ये इक्वेशन मिलेगा, विच इज फॉर 1 मोल ऑफ गैस, and PV equals to nRT becomes valid for n moles of gas. बराबर. Further, P can be expressed as n by VRT. ये वाला हो सकता है. n by VRT is nothing but number of moles per unit volume, और number of moles का फॉर्मूला होता है given mass by molar mass into RT by V. तो ये हो जाएगा mRT upon m into V. बट मास ऑफ सब्सटेंस बाय इट्स वॉल्यूम का मतलब हो जाएगा डेंसिटी बाय एम, या फिर डेंसिटी इज इक्वल टू पीएम बाय आरटी. तो ये वाला और ये वाला, ये सारे के सारे आइडियल गैस इक्वेशन के ही अलग अलग फॉर्म्स है जो हमें यूज करने हैं. फर्दर, अगर for same sample of gas at T1 V1, we have T1 V1 by T1. At T2 V2 T2, we do have T2 V2 by T2, and if you compare them, this becomes combined gas equation, ये वाला. देन उसी के बाद जो डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है, डिफ्यूजन इज सिंपली व्हाट, तो मिक्सिंग ऑफ गैसेस इनटू ईच अदर, लेकिन डिफ्यूज होते वक्त फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये कंडीशन होती है. तो अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, वो लॉ क्या बताता है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस. लेकिन हमें ये पता है दैट डेंसिटी इज पीएम बाय आरटी, मतलब डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास आ रहा है. तो इंस्टेड ऑफ डी ऑफ गैस वी कैन यूज रेट ऑफ डिफ्यूजन इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रूट ऑफ मोलर मास ऑफ गैस ऑल्सो. इसका मतलब ये होगा जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे कम होगा. दैट इज द रीजन व्हाई हाइड्रोजन गैस कैन डिफ्यूज इजीली बट नॉट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन इज वेरी लाइट वेट गैस. फर्दर, अगर मुझे रेट ऑफ डिफ्यूजन देना है तो व्हाट आई कैन गिव इज वॉल्यूम डिफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम.
या फिर सिंपली वॉल्यूम डिफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम। ये सारे तुम्हें कंपैरिजन के न्यूमेरिकल जो होंगे उसके लिए फॉर्मूले लगेंगे, ये वाले। चलो ओके, हाँ सर, ईशान डन। हाँ सर। ओके, सो अभी ये रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है, जहां पे हम लोगों ने लास्ट एक्सप्रेशन लिखा है वो वाला। तो सपोज वी आर हैविंग टू गैसेस, ठीक है। इट्स ए गैस 1, gas 2. So rate of diffusion of first gas is inversely proportional to the density of first gas, and rate of diffusion of first gas is inversely proportional to the molecular mass of M1. Similarly, R1 is proportional to 1 by root D2, and R2 is proportional to 1 by root of M2, and therefore R1 by R2 is equal to under root D2 by D1 आ सकता है, अंडर रूट ऑफ M2 by M1 आ सकता है, या फिर R1 by R2 के लिए V1 इंटू T2 अपॉन V2 इंटू T1 ये आ सकता है। आई हैव यूज वॉल्यूम पर यूनिट टाइम विच इज इक्वल टू या तो D2 by D1 या फिर इट इज M2 by M1, ये वाला एक्सप्रेशन। यहाँ पे ग्राम लॉ विल गेट फिनिश। बस आराम कर। ओके, ईशान, अनुज, डन। हाँ सर। डन सर। ओके, ठीक। अभी नेक्स्ट जो है पार्ट, ये डिफ्यूजन के साथ साथ हमें देखना है एफ्यूजन। कैन एनीवन टेल मी इफ एनीवन नोस व्हाट इज एफ्यूजन? तीर्थ, So अनुज? can you repeat? यस आई कैन। आई एम आस्किंग फॉर व्हाट इज एफ्यूजन, ये वाली प्रोसेस क्या है, ये क्या होता है? अगर हमारे प्रॉब्लम्स में ये वर्ड आया गैसेस आर एफ्यूज्ड नॉट डिफ्यूज्ड, तो ये एफ्यूजन होता क्या है? सर एक स्मॉल एरिया के थ्रू गैस को पास करना। वेरी गुड। ये कहाँ इफेक्ट मिलता है अनुज? बराबर है ये? मिलता है।
हाँ, कहां पे मिलता है? उस इफेक्ट का एक नाम है। एनीवन, मतलब बाकी ईशान, तीर्थ, इफ यू बाय एनी मीन। नहीं नहीं नहीं, दिस इज एफ्यूजन। सबसे पहले तो अगर हमारे पास एक क्लोज्ड चेंबर है, और उस क्लोज्ड चेंबर में हमने एक पार्टीशन बना के रखा है, और उस पार्टीशन पे एक छोटा सा होल ड्रिल करके रखा है। यहां पे हमने एक गैस एनक्लोज कर रखा है, कोई भी अननोन गैस ले लेंगे, और यहां पे ये सारा कंपार्टमेंट खाली पड़ा है राइट साइड में। तो ऑब्वियसली ये सारे गैस मॉलिक्यूल्स एक एक करते हुए इस होल से राइट साइड के कंपार्टमेंट में आना शुरू करेंगे। तो ऑब्वियस है, राइट साइड के कंपार्टमेंट में कोई प्रेशर है भी नहीं, लेकिन लेफ्ट साइड के कंपार्टमेंट में प्रेशर वाज हाइयर। तो गैस इज मूविंग फ्रॉम हाइयर प्रेशर रीजन टू लोअर प्रेशर रीजन, मतलब डिफ्यूजन ही हो रहा है। बट this time diffusion is occurring through a small aperture, then the process is known as effusion, and this is the reason why rate of diffusion is almost equivalent to rate of effusion। और ये effusion हमें कहां पर मिलता है, इस इफेक्ट का नाम क्या पता है? दिस इज नोन एज जूल थॉमसन इफेक्ट। यह होता है। याद आया कुछ ये तीर्थ, ईशान? नहीं? अनुज? ये जूल थॉमसन इफेक्ट ना, पहला वाला जो रेलवे स्टीम का इंजन था, तो जब स्टीम उस रूफ टॉप पे बने हुए होल से बाहर आ जाएगी तो क्या होगा? गैस इज गेटिंग डिफ्यूज्ड ना। लेकिन हमारे लिए वो एपर्चर से बाहर आ रहा था स्टीम, जिसके लिए हम लोग उसे बोलेंगे एफ्यूजन हो रहा है गैस का। और अगर ये बाउंड्रीज इंसुलेटेड होगी तो ये जूल थॉमसन इफेक्ट में होने वाला एक्सपांशन वुड बी एडियाबैटिक एक्सपांशन, जिसमें क्या होगा? तो एज वी नो, टेम्परेचर ऑफ गैस डिक्रीजेस ग्रेजुअली। ये हमें थर्मोडायनामिक्स का कॉन्टेक्स्ट बताता है कि जब एडियाबैटिकली गैस एक्सपांड होगा, अगर गैस लेफ्ट साइड के कंपार्टमेंट से राइट साइड में आ रहा है, तो राइट साइड में आकर वो गैस कॉम्प्रेस नहीं हो रहा है, उसे और ज्यादा वॉल्यूम स्प्रेड होने के लिए अवेलेबल हो रहा है। तो एडियाबैटिकली एक्सपांशन करना मतलब टेम्परेचर ऑफ गैस विल बी रिड्यूसिंग, ये होगा। दिस इज नोन एज जूल थॉमसन इफेक्ट। ओके, Done, sir. Done, sir.
जस्ट एक सेकंड में जरा पानी पी कर आए, एक सेकंड। चलो let's start. अब इसके बाद जो है हमारा टॉपिक है कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर या फिर डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। अब सीईटी के लिए ना तुम्हें बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन, जैसे कि डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर विल बी ऑब्जर्व्ड अंडर विच कंडीशन। तो सबसे पहले that is Z. It can be expressed either as Z is equal to PV by nRT or Z is equal to V real by V ideal। ठीक है, लेकिन ये जो डिविएशन है ये कौन से कंडीशन पे मिलता है? एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर जो है ये हमें डिविएशन देता है। तो केस 1 इज इफ Z is equal to 1
इसका मतलब है V real is equal to V ideal. तो गैस is exactly ideal gas. Second is if Z is greater than 1, मतलब क्या, V real is greater than V ideal. और केस 3 रहेगा if Z is less than 1, मतलब V real is less than V ideal. तो सेकेंड केस में V real, actual molecule of the gas is very small, तो we can confine n number of molecules into a smaller space, करेक्ट. लेकिन अगर हमारे लिए ये वाली केस देखो, अगर हमारे पास वॉल्यूम कन्फाइंड है लेकिन हमारे मॉलिक्यूल की साइज ये है, वी रियल इज एक्चुअली वेरी स्मॉल, और दूसरा जो है वॉल्यूम सेम है लेकिन मॉलिक्यूल का वॉल्यूम ज्यादा हुआ, गैस का वॉल्यूम अल्टीमेटली ज्यादा हो गया, तो हाईली कॉम्प्रेसिबल फैक्टर कहां पर मिलेगा, फर्स्ट केस में. तो वी रियल इफ इट इज लेस देन वी आइडियल, गैस इज हाईली कॉम्प्रेसिबल, जिसका एग्जांपल होगा एलपीजी गैस. एंड इफ Z ग्रेटर देन 1 देन गैस इज लेस कॉम्प्रेसिबल. ये हो गए तुम्हारे Z के इंटरप्रिटेशन. डन. ओके डन सर. फाइन. अभी नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इज कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर हो गया. हाँ, काइनेटिक थियोरी ऑफ गैस, KTG. सबसे पहले काइनेटिक थ्योरी में जो इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स है उसमें ये जो इंडिविजुअल डॉट्स में ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल. मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स है वही देखेंगे. वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल is very negligible than volume of gas. बराबर. मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब क्या होता है, तो सिलेंडर में या फिर कंटेनर में जितनी स्पेस अवेलेबल है वो मैक्सिमम कोई भी गैस ऑक्यूपाई कर सकता है, तो वो एक्चुअली होगा वॉल्यूम ऑफ गैस. लेकिन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम पूरे टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में कितना होगा, हमेशा वेरी निग्लिजिबल. देन there is no attraction or repulsion force between them. बराबर. Then third, pressure of gas is due to collisions with container wall, ये वाला. Then volume of molecule
is equal to 4/3 pi r cube, provided that molecule is perfect sphere. ये चार पॉस्टुलेट तुम्हें क्यों याद रखने हैं? क्योंकि इस पर बेस्ड थ्योरी क्वेश्चन आता है बच्चों. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स? तो इसके लिए ये वाला. अगर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के लिए उन्होंने मोमेंटम के बारे में या काइनेटिक एनर्जी के बारे में अगर पूछा, तो हमारे लिए कुछ और पॉस्टुलेट्स जो है वो कुछ ये भी हो सकते हैं कि कोलिजन्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल आर परफेक्टली इलास्टिक. परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या है? तो m1v1 m1u1 इज इक्वल टू m2v2, बराबर. काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन शैल रिमेन सेम प्रोवाइडेड इट इज हैविंग परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन. तो जिसके लिए मॉलिक्यूल्स मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस. मतलब therefore they are in rapid, constant and random motion, जिसकी वजह से ये कोलिजन्स होना पॉसिबल है. स्टेट बोर्ड में नहीं है, मतलब सीईटी के लिए तुझे में नहीं है. सीईटी के सिलेबस के लिए वो नहीं है, वो बिट साइड के लिए पढ़ेंगे. ठीक है. हाँ चलो, अभी आफ्टर केटीजी इस चैप्टर में एक और दो प्रॉपर्टीज हमारे लिए इन्वॉल्व थी. उसमें से एक तो 12th में हमने की है अच्छे से, वेपर प्रेशर, जो सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में था कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉल्यूशन, प्रोवाइडेड हमारे पास सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है. जो दो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, दैट विल बी द लास्ट वन. दो प्रॉपर्टीज में से सबसे पहले थी सरफेस टेंशन, और जो दूसरी है वो है विस्कोसिटी. ये दो थी. सरफेस टेंशन क्या होती है हमेशा? सपोज दिस इज द ग्राउंड सरफेस एंड दिस इज एनी लिक्विड ड्रॉप. अब ये लिक्विड ड्रॉप या तो ये हो सकता है या फिर कुछ ऐसे हो सकता है. So obviously by observation we can claim that the second drop is having more curved surface as compared to the first one. क्यों? तो अगर इस कर्व को हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस टेंजेंशियल लाइन पे जो परपेंडिकुलर फोर्स एक्सर्ट होता है, इस फोर्स का ही नाम होता है सरफेस टेंशन. तो क्वाइट लॉजिकली सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, टेंजेंट उतने ही ज्यादा सरफेस को कवर कर जाएगी. तो यहां पे क्या हो रहा है? सरफेस एरिया कम हुआ तो टेंजेंशियल सरफेस एरिया भी कम होगा, तो फोर्स एक्टिंग जो है वो भी कम ही एक्सपीरियंस करेगा. तो कोई भी लिक्विड ड्रॉप या लिक्विड ड्रॉपलेट का मॉलिक्यूल जो है वो हमेशा अपने सरफेस पे बहुत ही कम टेंशन बेयर करना चाहेगा, जिसके लिए कोई भी लिक्विड का ड्रॉप इज ऑलवेज
स्फेरिकल। क्यों? क्योंकि स्फेरिकल का जो टेंजेंशियल सरफेस एरिया है वो बहुत ही लो या बहुत स्मॉल होता है, जिसकी वजह से फोर्स एक्टिंग भी बहुत ही कम लगेगा। ठीक है, अब ये सरफेस टेंशन जो है उसी में एक और दो फोर्सेस के बारे में भी हमें पढ़ना था कि अगर ये वाटर है, वाटर बॉडी है कोई भी, तो सरफेस का वाटर मॉलिक्यूल और बल्क वाटर मॉलिक्यूल, इन दोनों की स्टेबिलिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। और वो क्यों? द रीजन इज दिस बल्क मॉलिक्यूल इज surrounded by and attracted or repelled by water molecules in all the direction। बराबर? बल्क वाटर मॉलिक्यूल सारी तरफ से वाटर मॉलिक्यूल से ही घिरा हुआ है, तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 है। वन मोर थिंग, सारे के सारे सराउंडिंग मॉलिक्यूल सेम टाइप के होने की वजह से उस फोर्स को हम लोग कहेंगे कोहेसिव फोर्स, दैट इज फोर्स बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स। एंड ये जो है सरफेस वाला वाटर मॉलिक्यूल, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, थोड़ा सा ऊपर दिखाता हूं, अगर ये अपना सरफेस का मॉलिक्यूल है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इट इज अट्रैक्टेड बाय वाटर एंड अबव द सरफेस इट इज अट्रैक्टेड बाय एयर। तो एट अ टाइम सरफेस का वाटर मॉलिक्यूल इज इंटरेक्टिंग विद टू डिफरेंट। तो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है वो कोहेसिव ही है, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स होगा दैट विल बी नोन एज एडेसिव फोर्स। और कोई भी लिक्विड हमेशा क्या ट्राई करेगा कि एडेसिव फोर्स कम से कम लगे, जिसके लिए ये सरफेस टेंशन वो एग्जिबिट करेगा। फर्दर विस्कोसिटी क्या होती है? इट इज नथिंग बट फ्रिक्शनल फोर्स ओनली, बट फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव लेयर्स ऑफ लिक्विड। बराबर? तो अगर हम लेयर्स की बात करने वाले हैं तो लेयर्स कुछ इस तरीके से मूव करेंगे, ये वाला और ये वाला। मतलब क्या? जो टॉप लेयर है उसकी वेलोसिटी उसके प्रीवियस लेयर से थोड़ी ज्यादा होगी। तो लेट अस अज्यूम फर्स्ट लेयर की v है, so this is v plus dv, this is v plus 2 dv, this will be v plus 4 dv, and this will be v plus n minus 1 dv, provided this is somewhere nth layer है। तो वेलोसिटी क्या होती है? ग्रेजुअली बढ़ती है। तो ग्रेजुअली वेलोसिटी बढ़ने की वजह से विस्कोसिटी जो है एक्सप्रेस्ड और गिवन एज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, या फिर जिसे हम लोग बोलते हैं और विस्कोसिटी ग्रेडियंट। और ये विस्कोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? ईटा। और ये ईटा इज kg per meter per second is given. So how much mass is moving per meter per second? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जितनी ज्यादा, मतलब ही फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द लेयर्स ज्यादा। ये दो प्रॉपर्टी। डन? ओके। फिर तेरे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे चेक कर, मैंने स्टेट्स ऑफ मैटर का क्वेश्चन एयर भेजा है क्या?
पहले जो भेजे थे ना ब्लू एंड व्हाइट कलर में, उसमें देख जरा स्टेट्स ऑफ मैटर का, मैं भी चेक कर रहा हूं। कोऑर्डिनेशन, ट्रांजिशन, बायोमोलिक्यूल्स, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एटम, रेडॉक्स, एडजॉर्प्शन, कोलोइड्स नहीं भेजा मैंने। स्टेट्स ऑफ मैटर 12th CET। ये तुझे ट्रिग्नोमेट्री का चाहिए था ना रे तीर्थ, मैथ्स में नहीं चाहिए? ओके एक सेकंड। फिजिक्स मोशन डिफरेंशियल इक्वेशन, हाँ मैटर। ये आ गया स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसियस एंड लिक्विड स्टेट का क्वेश्चन है। आ गया सभी को? हाँ ओके। तो अभी कल मॉर्निंग में अभी जितना कुछ मैं पीडीएफ शेयर करते जा रहा हूँ, इट्स अ वंस अगेन gentle request come very polite order, utilize each second for your preparation। जितने ज्यादा क्वेश्चन रिफर कर सकते हो उतने ज्यादा क्वेश्चन करो।